नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 में दिनांक 23 दिसंबर 2021 के शिफ्ट के पेपर के सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। यदि आप सीटेट दिसंबर 2021 के सभी शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था कि यह अवधारणा कि बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण, जिसे अंग्रेजी में रीइंफोर्समेंट और इसका दूसरा नाम पुनर्बलन होता है, और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है। यानी कि ये कहा जा रहा है कि पुनर्बलन यानी कि अगर कोई वांछित अनुक्रिया छात्र के द्वारा किया जाता है तो उसको शाबाशी दे करके या फिर पुरस्कार दे करके इस प्रकार के कोई भी चीज़ें जिससे वो उसी क्रिया को दोबारा करने के लिए प्रेरित होता है, इसे पुनर्बलन कहा जाता है। ठीक है, यानी कि पुनर्बलन के माध्यम से और दंडों के माध्यम से बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। यह अवधारणा किस विचार पर आधारित है, ये आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, जो प्रबलीकरण है और जो दंड है वो वातावरण का पार्ट है। कहने का मतलब कि या तो इन्वायरमेंट में उसके माता पिता, अध्यापक या फिर आस पड़ोस के लोगों से मिल सकता है, जो कि उसका इन्वायरमेंट का पार्ट है। ठीक है, यानी कि देखिए, बच्चे का जो आचरण होता है वो दो ही तरीके से प्रभावित होता है, एक तो आनुवांशिक और दूसरा वातावरण। तो ये दोनों चूंकि आनुवांशिक नहीं है बल्कि वातावरण का पार्ट है, इस वजह से यह जो अवधारणा है यह मानती है कि बच्चे केवल वातावरण से प्रभावित होते हैं। ठीक है, इस प्रश्न के अनुसार इसका उत्तर हो जाएगा कि बच्चे वातावरण से प्रभावित होते हैं। यह इस विचारधारा पर आधारित है। तो देखिए, पहला आनुवांशिकता दिया गया तो ये गलत हो जाएगा, दूसरा आनुवांशिकता और वातावरण दोनों से दिया गया तो ये भी गलत हो जाएगा। चौथा देखिए, ना तो आनुवांशिकता से और ना ही वातावरण से, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 केवल वातावरण से, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता पा लेता है, यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है। तो यहाँ पर दिया गया है कि पहले वो बॉल को पकड़ना सीख जाता है, उसके बाद पेंसिल और लिखने की क्रिया पर आता है। तो यहाँ पर देखिए, गेंद को पकड़ने के लिए पांचों उंगलियां और उसके हथेली पार्टिसिपेट करेंगे तभी वो गेंद को पकड़ पाएगा। तो इस कंडीशन में ये कहा जा रहा है, आपको हिंट दिया जा रहा है कि पहले उसकी हथेली का विकास हुआ, फिर जाकर के उसकी उंगलियों का विकास हुआ। यहाँ पर विकास कहने का मतलब कि छात्र या फिर बालक अपनी हथेली पर नियंत्रण पाने के बाद अपनी उंगलियों पर नियंत्रण पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर पेंसिल पकड़ने और लिखने के लिए उंगलियां सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपको हिंट मिल गया कि जो विकास हो रहा है वो केंद्र से बाहर की ओर हो रहा है, क्योंकि आपकी हथेली पहले आएगी उसके बाद उंगली आएंगी। ठीक है, तो केंद्र से बाहर की ओर जो विकास होता है वो अधोगामी सिद्धांत पर आधारित होता है। और इसी को अंग्रेजी में मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। इसी को अंग्रेजी में प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल कहा जाता है। ठीक है, यानी कि केंद्र से बाहर की ओर। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसका मतलब ये हो गया जैसे कि केंद्र मान लीजिए आपका हार्ट हो गया। ठीक है, तो हार्ट से बाहर जैसे जैसे आप जाएंगे वैसे वैसे आपका कंट्रोल आपके उन अंगों पर होता जाएगा। यानी कि देखिए, हार्ट से बाहर जब आप जाएंगे तो पहले आपका बाँह हाथ आया, तो हाथ पर अब जो बालक है वो सबसे पहले नियंत्रण पाता है, उसके बाद हथेली आएगा तो हथेली पर वो नियंत्रण पाएगा, और अंत में चूंकि उंगली आ रहा है हाथ में तो अंत में वो उंगलियों पर नियंत्रण पा पाता है। इसी वजह से पेंसिल पकड़ना और पेंसिल लिखने की क्रिया वो बाद में सीखता है, लेकिन गेंद फेंकने की क्षमता पहले पा लेता है, क्योंकि गेंद को पकड़ने और फेंकने के लिए हथेली का भी यूज किया जा रहा है। तो यह अधोगामी सिद्धांत का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास कब तक होता है। तो सबसे पहले गत्यात्मक विकास के बारे में जान लीजिए। किसी कार्य को बेहतर तरीके से कर पाने की क्षमता का विकास होना ही गत्यात्मक विकास कहलाता है। और संज्ञानात्मक आप जानते हैं, जो कि उसकी मानसिक स्थिति से जुड़ा हुआ है। तो ये जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है। बात की जा रही है प्राथमिक समाजीकरण की। तो मानव जब जन्म लेता है तो सबसे पहले अपने परिवार के संपर्क में आता है, जहां से वो समाजीकरण की प्रक्रिया को धीरे धीरे सीखता है। तो ऑप्शन नंबर 3 परिवार इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भाषा और चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए, भाषा और चिंतन को लेकर के जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। जीन पियाजे ये बोलते हैं कि पहले विचार आता है फिर भाषा आती है, वहीं
लेव वाइगोत्स्की ये बोलते हैं कि पहले भाषा आती है फिर विचार आता है। एक उदाहरण से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपकी सारी चीज़ें क्लियर होंगी, आप ध्यानपूर्वक केवल सुनिएगा। अगर मैं ये वाक्य लिखूं कि वह जानवर है, ध्यान से समझिएगा, मैंने एक वाक्य लिखा कि वह जानवर है, तो इसके दो अर्थ हो सकते हैं। ये हो सकता है कि किसी वाकई में जानवर को बोला जाए कि वह जानवर है, यानी हो सकता है कि वो जानवर ही हो, कुत्ता कोई जानवर ही हो, या फिर ये हो सकता है कि वह बहुत निर्दयी व्यक्ति हो, बहुत निर्दयी, जैसे बहुत निर्दयी होता है, कोई किसी को पीट रहा हो निर्दयी होने की वजह से, तो उसको भी बोला जाता है कि तुम एकदम जानवर हो। तो यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ पर भाषा तो क्लियर हो गई कि वह जानवर है, ये भाषा है, लेकिन भाषा को देख करके आप नहीं बता सकते हैं कि जो बोलने वाला है उसका विचार क्या है। उसके विचार को जानने के लिए आपको उस व्यक्ति के इंटेंशन को जानना होगा कि वह किस सेंस में बोला है उसने। क्या वाकई में जानवर के लिए जानवर शब्द का यूज किया गया है, या फिर निर्दयी व्यक्ति के लिए भी जानवर शब्द का यूज किया जाता है, तो क्या उसने निर्दयी के लिए यूज किया है या फिर वाकई में जानवर था। तो यहाँ पर यही प्रश्न पूछा जा रहा है कि देखिए, भाषा पहले आएगा या फिर चिंतन यानी कि विचार। जीन पियाजे के अनुसार पहले भाषा आएगा या फिर पहले विचार आएगा। तो जीन पियाजे ने यह बताया कि पहले विचार आता है, क्योंकि देखिए भाषा तो आपने बोल दिया कि वह जानवर है, लेकिन आप किस विचार से बोल रहे हैं कि क्या वाकई में वो कुत्ता था या निर्दयी व्यक्ति था। तो पहले विचार आएगा, उसके बाद भाषा आएगी, यानी कि विचार जब तक क्लियर नहीं रहेगा तब तक भाषा से आप स्पष्ट नहीं कर सकते। जैसे देखिए, वह जानवर है, इससे चीज़ें आपको स्पष्ट नहीं होंगी कि वाकई में वो कुत्ता था या फिर निर्दयी व्यक्ति था। तो विचार पहले आएगा कि वो किस सेंस में उसने बोला है, कुत्ते के लिए बोला है या फिर निर्दयी व्यक्ति के लिए बोला है। तो जीन पियाजे के अनुसार पहले विचार आता है, और इसी को विचार को यहाँ पर चिंतन वर्ड चिंतन के सेंस में यूज किया गया है। तो पहले चिंतन आएगा, उसके बाद भाषा आएगी, यानी कि देखिए पहला विकल्प चिंतन भाषा का निर्धारण करती है, यानी कि जो विचार है कि किस सेंस में उसका यूज किया गया है, यानी कि जो विचार है वही भाषा का निर्धारित कर रही है। जैसे कि देखिए यहाँ पर मान लीजिए विचार ये था कि वो वाकई में कुत्ता ही था, तो अब ये विचार जो था कि वो कुत्ता था, अब ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर जानवर जो शब्द आया हुआ है वो कुत्ते के लिए आया हुआ है। अगर मान लीजिए उसका विचार निर्दयी व्यक्ति के लिए होता तो पहले से ये विचार तय हो गया कि निर्दयी व्यक्ति की बात हो रही है। अब यहाँ पर जानवर का मतलब हो जाएगा कि वह निर्दयी व्यक्ति की बात कर रहा है, यानी पहले विचार तय हो रहा है, उसके बाद जो भाषा आपने बोला है वह जानवर है उसका स्पष्टीकरण हो रहा है। तो विचार पहले फिर भाषा बाद में। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगर लेव वाइगोत्स्की की बात करता तो वहाँ पर भाषा चिंतन का निर्धारण करती है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 सही होता है लेव वाइगोत्स्की के कंडीशन में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां पर प्रश्न में जीन पियाजे पूछा है तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, और अगर लेव वाइगोत्स्की पूछा जाता तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, 2 गिलासों में समान मात्रा में जल है। देखिए 2 गिलास की बात की जा रही है और दोनों में बराबर जल है, परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास से अधिक जल है। जीन पियाजे के अनुसार अनु की सोच का आधार क्या है। देखिए यहाँ पर 2 गिलास है, एक की हाइट ज़्यादा है लेकिन इसकी विड्थ यानी चौड़ाई कम है। ठीक है, और दूसरा देखिए इसकी चौड़ाई ज़्यादा है और हाइट कम है। यहाँ पर दोनों गिलास में बराबर जल है, लेकिन अनु ये सोचती है कि जो लंबा वाला गिलास है उसमें छोटे और चौड़े गिलास से अधिक जल है। तो ये पूछा जा रहा है कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार उसके इस प्रकार के सोचने का कारण क्या है। तो ये सोचने का कारण है केंद्रीयता। केंद्रीयता का मतलब ये होता है कि बच्चे किसी एक ही एस्पेक्ट पर एक बार में ध्यान दे पाते हैं। जैसे कि देखिए बच्चे यहाँ पर ये देख रहा है कि यहाँ पर इसकी हाइट ज़्यादा है यानी ये बड़ा है, और इसकी हाइट कम है यानी कि ये छोटा है, लेकिन इसका दूसरा जो एस्पेक्ट है कि इसकी चौड़ाई कम है और इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, वो इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा है। बच्ची जो है वो सिर्फ इसकी लंबाई पर ध्यान दे रही है यानी कि ऊंचाई पर, इसकी चौड़ाई पर ध्यान नहीं दे रही है। यानी एक समय में सिर्फ एक गुण को देखना ही केंद्रीयता कहलाता है। तो चूंकि वह एक ही गुण देख रही है कि चूंकि ये लंबा था इस वजह से इसमें ज़्यादा पानी है, इस वजह से वो केंद्रीयता के आधार पर ये अपना उत्तर दे रही है कि लंबे वाले गिलास में ज़्यादा पानी होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार प्रतिवर्तीयता, जिसे रिवर्स एक्शन बोला जाता है, किसी क्रिया को उलट क्रम में कर पाना किस चरण की बुनियादी उपलब्धि है। ध्यान दीजिएगा, किस चरण की बुनियादी उपलब्धि यानी किसमें ये परिपक्व हो जाता है आपसे पूछा जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है व, और अगर आपने इसको आगे से ऐसे क बना देंगे और अब अगर बच्चे से पूछेंगे कि वह कहाँ गया तो वो उसको देख नहीं पाएगा, वो नहीं समझ पाएगा कि अब वह कैसे आएगा, वो कहेगा अब तो क बन गया। तो ये यानी कि प्रतिवर्तीयता इसमें नहीं है, यानी कि वो उल्टा नहीं जा पा रहा है।
लेकिन अगर मान लीजिए किसी छात्र को आपने व पहले बनाया था, फिर क बना दिया, अब अगर आपने उससे पूछा कि व कहाँ गया, तो आपको वो बताएगा कि अगर ये वाली लाइन हटा दिया जाए तो ये फिर से व बन जाएगा। तो ये प्रतिवर्तीयता हो गई, यानी कि किसी काम को उल्टे क्रम में वो कर ले रहा है। तो देखिए ये चीज़ें जो हैं वो स्टार्ट तो हो जाती हैं पूर्व संक्रियात्मक चरण से, मतलब कि यहाँ से प्रारंभ हो जाती है, धीरे धीरे वो चीज़ों को समझने लगता है। लेकिन प्रश्न में पूछा गया है कि बुनियादी उपलब्धि यानी कि पूरी तरीके से परिपक्व कब होगा, तो पूरी तरीके से परिपक्व पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अगले चरण यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जाकर के होता है। तो देखिए ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट तो हो रहा है, लेकिन चूंकि प्रश्न में परिपक्वता की बात की गई है, इस वजह से ये आपका उत्तर नहीं होगा, और आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, मूर्त संक्रियात्मक चरण। ये जो होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें जाकर के वो पूरी तरीके से परिपक्व हो जाता है विलोमीयता को लेकर के। ऑप्शन 3 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक गणित अध्यापिका उच्चतर कौशलपूर्ण छात्रों को अपने सहपाठियों की सहायता और मार्गदर्शन करवाती है, वे किस सैद्धांतिक कार्य गठन का उपयोग करने का प्रयास कर रही है। ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब कि उसकी कक्षा में एक ज़्यादा कौशलपूर्ण छात्र है जो कि पहले से सब कुछ जान रहा है, ठीक है, तो वह अपने सहपाठियों की सहायता और मदद मार्गदर्शन करने के लिए कहती है जो क्लास टीचर है। तो यह किस सैद्धांतिक कार्य गठन का उपयोग करिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर इंटरेक्शन किया जा रहा है, जो ज़्यादा जानने वाला बच्चा है उसको कम जानने वाले बच्चे के साथ इंटरेक्ट कराया जा रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं ये अंतःक्रिया हो रहा है। और अंतःक्रिया से संबंधित सिद्धांत लेव वाइगोत्स्की ने दिया था, और उन्होंने ही बताया था कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से ही सीखते हैं और अपने ज्ञान की रचना स्वयं करते हैं अंतःक्रिया के माध्यम से। तो ये ऑप्शन नंबर 1 लेव वाइगोत्स्की की सामाजिक संरचनावाद, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन 1 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, लेव वाइगोत्स्की द्वारा बच्चों के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो वो सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर उन्होंने बताया था। अब यहाँ पर देख लीजिए, भाषा और संस्कृति, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सामाजिक अंतःक्रिया नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जो संस्कृति है वो सामाजिक अंतःक्रिया से ही पनपती है। इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 ही इसका बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, जेंडर एक सामाजिक अवधारणा होती है, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि सीटेट के किसी भी पेपर में जो मेरे द्वारा सॉल्व कराए जा रहे हैं, सीबीएसई के द्वारा जो रिवाइज्ड आंसर की जारी किया गया था, उसे कंफर्म करने के बाद ही मैं आपको उत्तर बता रहा हूं। तो आप 100% श्योर रहिएगा कि जो भी उत्तर बताया जा रहा है वो पूरी तरीके से सत्य है, सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जो उत्तर बताए गए थे उसके अनुसार। अगला प्रश्न पूछा गया था, नीता सभी प्रकार के जानवरों, पौधों, धातुओं और खनिजों की पहचान और वर्गीकरण कर सकती है। हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन कर रही है। तो यहाँ पर जितने भी चीज़ों की पहचान वो कर पा रही है, ये देखिए, ये सभी प्राकृतिक वस्तुएं हैं, ठीक है, जिसे प्रकृति ने बनाया है। तो ये प्रकृतिवादी बुद्धि का प्रदर्शन कर रही है, ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कक्षा में वैयक्तिक भिन्नताओं को संभालने हेतु एक प्राथमिक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की मानसिक स्थिति एक दूसरे से अलग है, सोचने की क्षमता अलग है, कार्य करने की क्षमता अलग है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से अलग है, भिन्न है, ठीक है। अब ये पूछा जा रहा है कि इस भिन्नता को लेकर के प्राथमिक स्तर का जो शिक्षक है उसे क्या करना चाहिए कक्षा में। पहला ये दिया गया है, कक्षा में सबके लिए कड़े नियम बनाने चाहिए और अवज्ञा यानी कि जो उसका पालन ना करे बच्चों को दंडित करना चाहिए। दंड और कड़े नियम ये हमेशा नेगेटिव सेंस देता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार कभी भी आपका विकल्प सही नहीं होगा अगर पॉजिटिव सेंस में उत्तर पूछा गया तो पहला गलत हो गया। दूसरा देखिए, प्राथमिक स्तर पर पेपर पेंसिल आधारित मानक परीक्षण का उपयोग करना चाहिए। मानक परीक्षण कहने का मतलब कि एक स्टैंडर्ड इवेल्युएशन की बात की जा रही है, एक स्टैंडर्ड असेसमेंट की बात की जा रही है जो कि सबके लिए समान नहीं हो सकता। देखिए, अब मान लीजिए कोई दृष्टिबाधित बालक है जो कि देख नहीं सकता या फिर श्रवण बाधित है, तो क्या किसी एक ऐसा परीक्षण किया जा सकता है जो कि श्रवण बाधित और दृष्टि बाधित दोनों के लिए उपयोगी हो? नहीं किया जा सकता। उनके लिए कुछ सपोर्टिव चीज़ें चाहिए ही चाहिए, जैसे कि दृष्टि बाधित के लिए ब्रेल लिपि और जो श्रवण बाधित है उसके लिए कुछ विजुअल इफेक्ट्स चाहिए ही, जिसको ही देखकर कि वो समझ पाएगा और अपना परीक्षण उसके आधार पर वो दे सकता है। तो सबके लिए मानक चीज़ें नहीं हो सकती, सामान्य और विशिष्ट के लिए मानक नहीं हो सकती, इस वजह से आपका उत्तर गलत हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर देखिए, पेपर पेंसिल आधारित परीक्षा की बात की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये पैरवी करती है कि कक्षा 2 तक किसी भी अभ्यर्थी का कोई परीक्षा ना लिया जाए स्कूल में। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कह रही है कि कक्षा 2 तक किसी की भी परीक्षा नहीं होगी और ये प्राइमरी
स्कूल की बात की जा रही है, प्राथमिक, और प्राथमिक में कक्षा 1 और 2 भी आएगा। तो इस वजह से पेपर आधारित परीक्षा यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं था, निगेटिव होने की वजह से आपका उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है, तीसरा देखिए, सभी के लिए सामान्य पाठ्यक्रम और अधिगम गति निर्धारित करनी चाहिए। ये भी बिल्कुल दूसरे जैसा विकल्प है कि मानक परीक्षण की बात की जा रही है कि सबके लिए समान, सबके लिए समान नहीं हो सकता, कोई दृष्टिबाधित है, कोई श्रवण बाधित है, तो सबके लिए अलग अलग होगा और अलग अलग एक तरीके से उनके लिए अधिगम की गति निर्धारित होगी, क्योंकि कोई तेज से सीख रहा होगा, कोई जल्दी सीख रहा होगा, कोई कम सीख रहा होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप सबको एक साथ लेकर के चल पाएंगे। जो धीरे सीख रहा है आपको उसको भी देखना है और जो तेज सीख रहा है उसको भी देखना है। तो यही तो व्यक्तिगत विभिन्नता हो गई कि एक धीरे धीरे सीख रहा है, एक जल्दी जल्दी सीख रहा है। तो सबको एक समान लेने के लिए आपको सबके लिए अलग अलग नियम अपनाने होंगे। जो जल्दी सीख रहा है उसके लिए आप उस लेवल का प्रश्न देंगे, जो धीरे धीरे सीख रहा है उसको आप साथ ले चलने के लिए उसको ज़्यादा ध्यान देंगे और कुछ अतिरिक्त समय देकर के आप उसको अन्य बच्चों के साथ लाने की कोशिश करेंगे। तो सबके लिए एक मानक अधिगम गति निर्धारित नहीं की जा सकती, तो ये भी गलत हो गया। चौथा देखिए, विद्यार्थियों को अधिगम के विविध अवसर प्रदान करने चाहिए। यही विकल्प बचा और यही आपका पॉजिटिव भी है, क्योंकि बच्चे को जब आप खुद एक्सप्लोर करने का मौका देंगे, अपने आप को अभिव्यक्त करने का मौका देंगे, तो वो उसका जो अधिगम होगा वो सबसे ज़्यादा अर्थपूर्ण होता है। यही एक पॉजिटिव है और यही आपका उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, 8 वर्षीय रोहित को लगता है कि चोरी करना गलत है, क्योंकि चोरी करने के व्यवहार की वजह से दूसरे लोग उसे निष्कासित कर देंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार वह किस चरण को प्रदर्शित करता है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आयु दी गई है और जो व्यवहार उसके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, इसमें दोनों में अलग अलग चरण आएंगे। तो आपको उसकी आयु से नहीं बल्कि उसके व्यवहार से निर्धारित करना होगा, तब आपको उत्तर देना होगा। क्योंकि प्रश्न यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार वह किस चरण को प्रदर्शित करता है, यानी कि आयु के हिसाब से नहीं पूछा है बल्कि उसका व्यवहार क्या प्रदर्शित करता है और किस चरण को प्रदर्शित करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर व्यवहार के अनुसार आपको उत्तर देना है, ना कि आयु के अनुसार। बच्चों में नैतिकता का विकास किस प्रकार से होता है, इसके लिए लॉरेंस कोहलबर्ग ने 3 चरण दिए थे। पहला चरण है पूर्व नैतिक चरण, जो कि 4 से 10 वर्ष के बीच में होता है। दूसरा होता है रूढ़िवादी चरण, जो कि 10 से 13 वर्ष के बीच में होता है। और तीसरा होता है उत्तर रूढ़िवादी चरण, जिसे 13 से 16 वर्ष के बीच में उन्होंने कहा था। अब अगर आप आयु के हिसाब से देखेंगे तो 8 वर्ष रोहित की आयु बताई गई है, जो कि इस चरण में लाई कर रहा है। तो आप पूर्व नैतिक चरण लगा देंगे तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो व्यवहार वो प्रदर्शित कर रहा है उसके अनुसार पूछा गया है, तो आपको आयु केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। पूर्व नैतिक चरण के 2 उपचरण हैं, जिसमें से पहला है आत्मकेंद्रिता। जब आप बच्चे को देखेंगे, जब बच्चा 4 से 5 साल का होता है तो उसमें आत्मकेंद्रिता होती है। कहने का मतलब कि अगर उसके कोई गार्जियन उसको टॉफ़ी ला करके दिए, 4, 5, 10 जितने भी आप टॉफ़ी ला करके दीजिए, और उसमें से एक बोलिए कि आप दूसरे भाई को दे दीजिए या फिर दूसरे को दे दीजिए, वो नहीं देगा। उसे लगता है कि सारी टॉफ़ी उसी के लिए है। तो ये क्या हो गया, ये आत्मकेंद्रिता है। केवल अपने लिए स्वार्थी बनना, ये आत्मकेंद्रिता है। ठीक है, तो नैतिक चरण का पहला हो गया आत्मकेंद्रिता यानी स्वार्थीपन, और दूसरा होता है जो कि आपको ऑप्शन में दिया गया है, दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखी। यानी कि अब अगर बच्चे को ये लग गया कि अगर मैं टॉफ़ी नहीं दूंगा तो मेरी पिटाई हो सकती है पापा द्वारा या फिर किसी गार्जियन द्वारा, तो डर के मारे यानी दंड के वजह से अगर उसमें नैतिकता आई और वो किसी को टॉफ़ी दे रहा है, तो ये दूसरा चरण होता है पूर्व नैतिक चरण का। लेकिन चूंकि ये 4 से 10 वर्ष दिया गया है, लेकिन इसमें जो दंड के वजह से उसमें एक तरीके से नैतिकता आ रही है, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। क्योंकि प्रश्न में ये पूछा गया है कि समाज उसे निष्कासित ना कर दे, इस वजह से उसमें नैतिकता आ रही है, और उसमें किसी प्रकार का दंड या फिर भय नहीं है, इस वजह से ये वाला उत्तर नहीं होगा। इसके बाद से देखिए, रूढ़िवादी चरण के भी 2 उपचरण उन्होंने बताए हैं। पहला चरण उनके द्वारा बताया गया है अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखी, जो कि ऑप्शन 1 में दिया गया है। और इसका दूसरा जो चरण होता है वो ये होता है कि कानून के अंतर्गत रहते हुए अपने लिए एक व्यवस्था बनाना। देखिए, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की का उदाहरण आप समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपके मोहल्ले में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते होंगे जो कि बहुत पढ़ने में स्टार्टिंग से तेज होते होंगे, और जब भी आपका रिजल्ट आता होगा तो आपके पापा या फिर आपके गार्जियन ये कहते होंगे कि देखो शर्मा जी का बेटा इतना नंबर लाया या फिर इतना परसेंटेज लाया है। तो समाज ने उसको स्वीकृति दी है कि वो बहुत अच्छा लड़का है, और आप भी उसी का नकल करने लगते हैं समाज से शाबाशी पाने के लिए या फिर स्वीकृति पाने के लिए। आपको लगता है उस एज में, यानी कि 10 से 13 वर्ष की आयु में, कि अगर बार बार मेरे गार्जियन कह रहे हैं कि उनका लड़का बहुत पढ़ने में तेज है या फिर इस प्रकार से परफॉर्म कर रहा है, इतना परसेंटेज लाया, तो हम भी उसी की तरह अनुक्रिया करेंगे, उसी की तरह क्रिया करेंगे, और उसी के नक्शे कदम पर चल करके हम भी समाज से शाबाशी लेंगे, पापा से शाबाशी लेंगे, और एक तरीके से समाज की स्वीकृति पाएंगे। तो इसी को कहा जाता है अच्छा लड़का और अच्छी लड़की। आपका उत्तर यही विकल्प होगा। क्यों होगा, अब चलिए मैं प्रश्न में आपको दिखाता हूँ।
देखिए प्रश्न में यह पूछा गया था कि 8 वर्षीय रोहित को लगता है कि चोरी करना गलत है, क्योंकि चोरी के व्यवहार की वजह से दूसरे लोग उसे निष्कासित कर देंगे। दूसरे लोग कौन? समाज। दूसरा लोग कौन होगा? समाज होगा, ठीक है। और यहाँ पर समाज की स्वीकृति नहीं है चोरी करने के लिए, समाज की स्वीकृति नहीं है, इस वजह से वो चोरी नहीं कर रहा है। अगर समाज स्वीकृति देता, मतलब चोरी करना अच्छा माना जाता, तो वो चोरी भी कर लेता, लेकिन चूंकि समाज स्वीकृति नहीं देता है चोरी करने को, और अच्छा लड़का या फिर अच्छी लड़की के लिए शाबाशी पाने के लिए वह चोरी नहीं कर रहा है, तो वो अच्छा लड़का और अच्छी लड़की, जो कि रूढ़िवादित चरण में पहला उपचरण है, उसके अंतर्गत है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बच्चों द्वारा पूरे वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों का संग्रहण जिसका लक्ष्य उनके प्रदर्शन को रिकॉर्ड रखना है, क्या कहलाता है? तो पूरे साल भर के द्वारा बच्चों ने क्या गतिविधि की है, उसमें उनका प्रदर्शन कैसा रहा है, इन सब का रिकॉर्ड पोर्टफोलियो कहा जाता है। दिए गए विकल्प में देखिए ये नहीं होगा, फाइल नहीं होगा, आंकड़ों का प्रपत्र भी नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 पोर्टफोलियो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को क्या बनाती है? देखिए प्रगतिशील स्कूल में बच्चे हमेशा एक्टिव होकर के अधिगम करते हैं, तो जहां पर भी विकल्प में आपको निष्क्रिय दिख गया वो विकल्प कभी भी आपका नहीं होगा, गलत हो गया, ठीक है। अब देखिए एक्टिव तो होंगे, यहां दोनों में एक्टिव तो दिख रहा है, सक्रिय दिख रहा है, लेकिन दूसरे विकल्प की अगर बात करें तो यहां पर अनुयायी लिखा गया। अनुयायी मतलब किसी का आंख बंद करके अनुकरण करना। अब लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे ये मानते थे कि जो बच्चों का ज्ञान होता है वो अपने ज्ञान की संरचना खुद करते हैं, मतलब कि किसी का अनुसरण करके बच्चे नहीं सीखते हैं। बच्चा खुद अपने आप में नन्हा वैज्ञानिक है, वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करेगा, यानी कि वो किसी को देख करके नहीं सीख रहा है। अगर किसी को देख करके सीखना होता तो आज के डेट में सब लोग आइंस्टीन होते, सब लोग न्यूटन होते। तो अनुयायी होना, आंख बंद करके किसी को फॉलो करना, इससे अधिगम नहीं होता है, तो ये विकल्प निगेटिव हो गया। अब अन्वेषक मतलब कि खोज करना, खोज करना मतलब कि चीज़ों को वो खुद कर रहा है, खुद पार्टिसिपेट करके अपने ज्ञान का निर्माण कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 ही इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रवाह, विस्तारीकरण और लचीलापन निम्न में से किसका लक्षण है? तो ये सृजनात्मकता का लक्षण है, ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, शारीरिक चुनौती अनुभव करने वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु क्या जरूरी है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चौथे विकल्प में विशेष स्कूलों में स्थापन, ये विशेष स्कूल में उनको डालने के लिए बोला जा रहा है, जो कि गलत है, क्योंकि समावेशन की बात की जा रही है। समावेशी शिक्षा ये कहता है कि बालक में किसी भी प्रकार की अक्षमता क्यों ना हो, चाहे वो शारीरिक हो, उसको उसी छत के नीचे जिसमें सामान्य बालक पढ़ रहे हैं उसी में विशिष्ट बालक भी पढ़ाए जाएंगे। तो ये चूंकि अलग स्कूल में डालने की बात कर रहा था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, अधिकारियों का स्थिर दृष्टिकोण। स्थिर दृष्टिकोण मतलब कि जो नियम वो सामान्य बच्चों के साथ अपना रहे हैं वही नियम, यानी स्थिर दृष्टिकोण, उसमें बिना कोई बदलाव किए वो विशेष चुनौतियों वाले अभ्यर्थियों के लिए भी अपना रहे हैं। तो ये गलत होगा, क्योंकि सामान्य बच्चों के साथ आप जो शारीरिक चुनौती वाले बच्चे हैं उनको नहीं रख सकते। कहने का मतलब कि उनके नियमों के आधार पर इनको नहीं पढ़ाया जा सकता। सामान्य बच्चों के लिए कोई विशेष प्रकार के विजुअल इफेक्ट्स की आवश्यकता नहीं होगी, इसके अलावा ब्रेल लिपि की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन अगर आप देखेंगे जो दृष्टिबाधित हैं उनके लिए ब्रेल लिपि की आवश्यकता होगी, और जो श्रवण बाधित हैं उनके लिए निश्चित तौर पर विजुअल इफेक्ट्स लाने होंगे, तभी वो बच्चे पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, अधिगम कर पाएंगे। तो इस वजह से ये स्थिर दृष्टिकोण नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर 3 गलत होगा। पहला देखिए, मानकीकृत पाठ्यक्रम। मानकीकृत मतलब कि बिल्कुल स्टैंडर्ड। अब देखिए, जो शारीरिक रूप से चुनौती वाले बच्चे हैं उनके लिए आप मानकीकृत पाठ्यक्रम नहीं रख सकते, आपको कुछ ना कुछ चेंजेस करना होगा उनके आवश्यकताओं के अनुसार। तो ये बिल्कुल गलत है, था आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 2 आधारभूत अभिगम्यता, यानी कि उनकी मूलभूत ज़रूरतें क्या हैं उसके हिसाब से आपको चलना होगा समावेशन करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पठन वैफल्य को निम्न में से किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है? तो इसको अधिगम विकारों का बहुक्रम कहा जा सकता है, ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा समावेशी अध्यापन का सिद्धांत नहीं है? समावेशी अध्यापन कहने का मतलब कि चाहे बालक सामान्य हो या फिर विशिष्ट हो, चाहे उनमें कोई शारीरिक अक्षमता क्यों ना हो, सबको एक ही छत के नीचे समान रूप से मानते हुए पढ़ाना। तो पहला विकल्प देखिए, समता दिया गया, यानी सबको एक समान मानना, तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव था। चूंकि प्रश्न में आपसे नेगेटिव पूछा गया, इस वजह से ये उत्तर नहीं होगा। चौथा विकल्प देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अपनाना। व्यक्तिगत विभिन्नता मतलब कि प्रत्येक बच्चा अपने आप में यूनिक है, वो दूसरे से अलग है। हो सकता है कि पहला बच्चा
किसी प्रश्न को जल्दी हल कर ले रहा है, कोई दूसरा बच्चा चीज़ों को कम समझ पा रहा है और देरी से हल कर पा रहा है, तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता हो गई। तो आपको अपनाना होगा समावेशी कक्षा में, तभी सभी बालक चाहे वो विशिष्ट हो सामान्य हो सबको एक साथ लेकर के आप चल पाएंगे। तो ये चूंकि पॉजिटिव था इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, विभिन्नताओं के अनुसार तंत्र अनुकूलन, यानी कि कई बार जो शारीरिक रूप से अक्षम बालक होते हैं वो विभिन्नता लेकर के आते हैं। जैसे कि कोई श्रवण बाधित होगा तो उनके लिए विजुअल इफेक्ट्स या फिर वीडियो के माध्यम से पढ़ाना होगा, और अगर कोई दृष्टि बाधित होगा तो उसको ब्रेल लिपि के मदद से पढ़ाना होगा। तो यही कहा जा रहा है कि विभिन्नताओं के अनुसार अनुकूल करके तंत्र को बनाया जाए ताकि वो बच्चे भी उस कक्षा में शामिल हो पाए। तो ये भी पॉजिटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें पृथकीकरण और नामीकरण की तो ये बिल्कुल निगेटिव था, यही आपका उत्तर होगा। अब कैसे, देखिए, पृथकीकरण का कहने का मतलब कि मान लीजिए शारीरिक रूप से कोई अक्षम बालक है तो उसको अलग करने की बात की जा रही है और अलग से नॉमिनेट करने की बात की जा रही है कि तुम इस स्पेशल कक्षा में पढ़ोगे जिसमें सभी शारीरिक रूप से अक्षम बालक पढ़ रहे हैं। तो ये अलग करना कभी भी समावेशी कक्षा के सिद्धांत पर आधारित नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया, कथन दिया गया। देखिए, कुम्हार समुदाय से संबंधित बच्चे संख्या संरक्षण से पहले द्रव्यमान संरक्षण सीख लेते हैं। और दूसरा तर्क दिया गया है, कारण दिया गया है, अधिगम और विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। तो देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि सही विकल्प को चुनिए। अब ये देखिए, जो पहला है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि कुम्हार समुदाय यानी कि जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उनमें जो उनके जो बच्चे होते हैं वो संख्या संरक्षण कहने का मतलब कि मान लीजिए ये एक बना हुआ है, ठीक है, और अगर अगला बंदा कोई इसको ऐसे बना देगा तो वो 4 हो गया। अब अगर बच्चे से पूछेंगे कि एक कहाँ गया तो वो अगर बता लेता है कि अगर हम लोग इसको हटा देते हैं तो फिर से एक बन जाएगा, ये बन जाएगा, तो ये संरक्षण हो गया, ठीक है, संख्या संरक्षण। और अगर वो नहीं बताता है तो इसी को संरक्षण का अभाव बोला जाता है जीन पियाजे के अनुसार। और देखिए, संख्या संरक्षण से पहले द्रव्यमान संरक्षण सीख लेता है। द्रव्यमान संरक्षण का मतलब कि मान लीजिए कुम्हार है तो वो जितनी मिट्टी लगा रहा है उतने में से जितनी मिट्टी का बर्तन बन चुका है और बाकी का जो मिट्टी कुम्हार के जो चाक होता है जिसको वो घुमाता है उस पर बचा रहेगा, यानी कि द्रव्यमान कभी खत्म नहीं हो रहा है। तो ये द्रव्यमान संरक्षण वो सीख लिया है, क्यों? क्योंकि वो कुम्हार समुदाय से आ रहा है, वो मिट्टी के बर्तन बनाने की प्रक्रिया को देख रहा है और समझ रहा है। तो ये तो बिल्कुल सही था, पहला ऑप्शन सही है। और दूसरा ऑप्शन ये कहा जा रहा है कि अधिगम और विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, ये भी विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है। क्यों? देखिए, सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य कहने का मतलब कि देखिए, जो बच्चा कुम्हार परिवार में पैदा हुआ होगा उसके लिए समाज कुम्हार ही है, यानी कि मिट्टी बनाना ही, उसके मिट्टी के बर्तन बनाना ही उसके लिए उस समय सामाजिक संस्कृति है, क्योंकि वो समाज में रहकर ही आसपास जो मतलब कि अपने परिवार में रहकर ही उस कुम्हार समुदाय के व्यवसाय को देखा है और उस संस्कृति में पला बड़ा है। तो निश्चित तौर पर इसमें जो द्रव्यमान संरक्षण वो सीखा हुआ है वो अपने सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से सीखा है। तो पहला कथन सही है, दूसरा भी कथन सही है, और जो दूसरा है यानी कि तर्क है वो पहले कथन की सटीक व्याख्या करता है। अब चलिए विकल्प में देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है ए की, ये विकल्प बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, जब छात्र एक व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखते हैं तो इस प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है? अवलोकन मतलब कि देख करके सीखना। जब किसी चीज़ को आप देख करके सीख रहे होंगे तो सबसे पहले उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 देखिए, प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना, ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी पहले उस मॉडल को देख करके समझने की कोशिश करेंगे, उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न पूछा गया था, अधिगमकर्ताओं द्वारा की गई त्रुटियों को समझना अध्यापिका के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि। पहला विकल्प देखिए, वह कमजोर और तीव्र छात्रों की पहचान कर सकती है। कभी भी छात्रों को कैटेगराइज करना कि तुम कमजोर हो, तुम तेज हो, ये कभी भी शिक्षक का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। पहला विकल्प गलत हो गया, निगेटिव था। तीसरा विकल्प देखिए, वह अधिगमकर्ताओं की लापरवाही के बारे में अभिभावकों को सूचित कर सकती है। छात्र कभी भी लापरवाह नहीं होते हैं अगर उनको उनके मानसिक स्तर के अनुसार और उनकी रुचि के अनुसार खेल के माध्यम से पढ़ाया जाए, क्योंकि चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं प्राथमिक स्तर के बच्चों की, तो खेल के माध्यम से अगर उनके रुचि के अनुरूप पढ़ाया जाए तो कभी भी वो लापरवाही प्रदर्शित नहीं करेंगे। तो ये लापरवाही शब्द अपने आप में नेगेटिव है, आपका उत्तर गलत होगा। चौथा विकल्प देखिए, वह अधिगमकर्ताओं को पृथक और श्रेणीबद्ध कर सकती है। पृथक कहने का मतलब ये बिल्कुल पहले वाले विकल्प की तरह ही है, यानी कमजोर और तीव्र छात्रों को अलग अलग पृथक करना। और श्रेणीबद्ध यानी कि तुम फर्स्ट आए हो, तुम सेकंड आए हो, तुम थर्ड आए हो, तुम फेल हो गए हो, इस प्रकार का
प्रत्येक जो ऑप्शन होगा वो हमेशा निगेटिव ही होता है, आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2, वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती है। ये बिल्कुल सही है। मतलब कि बच्चा जो गलती कर रहा है, जो त्रुटि कर रहा है, उसके बेस पर ये टीचर जान सकती है कि बच्चे को कहाँ पर दिक्कत आ रही है। मान लीजिए गणित का कोई संप्रत्यय है, उसको उसने समझाया, तो कई स्टेप्स में प्रश्न को सॉल्व करेगा। अगर किस स्टेप में उसने गलती की है, उसके माध्यम से वो समझ सकती है कि आखिर बच्चे को दिक्कत कहाँ पे आ रही है। तो ये ऑप्शन नंबर 2, वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती है, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम ये प्रयोगात्मक होता है, यानी प्रयोग करके बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, यानी कि रचनावाद को कहीं ना कहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सही ठहराता है। बच्चे अपने संज्ञान, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। ऑप्शन 3 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, परीक्षा शुरू होने से पहले तन्वी गहरे और लंबे सांस भरती है। दुश्चिंता से निपटने के लिए वह कौन सी तकनीक का इस्तेमाल कर रही है? तो ये अपने इमोशंस को, यानी अपने भावों को कंट्रोल कर रही है, भाव नियमन कर रही है। जैसे कि परीक्षा शुरू होने से पहले सभी में घबराहट होती है, अब इसी घबराहट को हैंडल करने के लिए वो गहरी गहरी सांसें ले रही है, ताकि वह अपनी चिंता को थोड़ा बहुत कम कर सके। तो ऑप्शन नंबर 2, भाव नियमन, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, कोविड-19 महामारी में तालाबंदी के दौरान बिना किसी बढ़ावा दिए ही रोहिणी अपनी बड़ी बहन के पास मौजूद कहानियों की पुस्तकों को पढ़ना पसंद करती है। रोहिणी एक, देखिए ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, बिना किसी के बढ़ावा दिए हुए। अगर कोई बढ़ावा देता तो बाह्य प्रेरित होता, चूंकि यहाँ पर कोई बढ़ावा नहीं दे रहा है, इस वजह से बाह्य प्रेरित अधिगमकर्ता नहीं होगा। तीसरा देखिए, प्रदर्शन अभिमुखी अधिगमकर्ता। प्रदर्शन अभिमुखी कहने का मतलब कि आप लोग कई बार देखते होंगे कि जब माता पिता आते हैं तो लोग किताब कापी लेकर के बैठ जाते हैं, और माता पिता नहीं है तो किताब कापी रख देते हैं। तो ये प्रदर्शन अभिमुखी है, मतलब लोगों को दिखाने के लिए। तो ये इसका विकल्प नहीं होगा, क्योंकि वो लोगों को नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि कोविड-19 महामारी में तो वैसे ही तालाबंदी है, तो इस वजह से ये भी विकल्प गलत हो गया। पहला देखिए, प्रतियोगात्मक अधिगम करता है। प्रतियोगात्मक अधिगम करता नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर कहानियों की पुस्तक वो पढ़ना पसंद कर रही है, ठीक है, कोई प्रतियोगिता की तैयारी नहीं कर रही है, तो इस वजह से ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, स्वप्रेरित अधिगम करता है, यानी कि बिना किसी के बढ़ावा दिए हुए, बिना किसी के प्रेरणा के, इंटरनली मोटिवेटेड है, स्व प्रेरित है अधिगम के लिए, इस वजह से ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बच्चों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां क्या दर्शाती हैं? देखिए, वैकल्पिक संकल्पना कहने का मतलब कि मान लीजिए अगर एक प्रश्न है, गणित का प्रश्न है, जिसको एक विधि द्वारा टीचर ने बताया, अब उसकी वैकल्पिक संकल्पना किसी दूसरी विधि के माध्यम से, यानी उसके अल्टरनेट प्रोसेस के माध्यम से अगर उस बच्चे ने उस प्रश्न को सॉल्व कर लिया, तो ये उसकी वैकल्पिक संकल्पना कही जाएगी। और भ्रांति तो आप लोग जानते होंगे, यानी कि मिसकॉन्सेप्शन। तो ये पूछा जा रहा है कि बच्चों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक संकल्पना और भ्रांति क्या दर्शाती है? तो यह किसी संप्रत्यय के बारे में सहज विचार को दर्शाती है, जो कि उस बच्चे में है, उस छात्र में है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सी शैक्षणिक योजनाएं एक प्राथमिक स्तरीय कक्षा के लिए प्रभावकारी है? पहला विकल्प देखिए, संकल्पना मानचित्रों का इस्तेमाल। संकल्पना मानचित्र कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि बच्चों को कल्पनाशील बनाना। चूंकि हम लोग प्राइमरी स्तर के बच्चों की बात कर रहे हैं और बच्चे कल्पना में ही रहते हैं इस आयु वर्ग में, अगर आप उनको कहानी सुनाएंगे तो वो चीज़ों को कल्पना कर लेते हैं। जैसे कि आप बताएंगे कि एक राजा था, वो घोड़े पर बैठ करके शिकार करने गया, तो वो सभी चीज़ें कल्पना में घूमते रहते हैं उसके माइंड में। तो यही कहा जा रहा है कि संकल्पना मानचित्र का इस्तेमाल करना। तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव है बच्चों के लिए, क्योंकि कहानी ही कल्पना के माध्यम से ये सभी चीज़ें उनको अच्छी लगती हैं और इसी के माध्यम से, कहानी के माध्यम से उनको बताया जाता है। तो ये बिल्कुल पॉजिटिव था, आपका उत्तर होगा। दूसरा देखिए, अमूर्त से मूर्त की ओर। अमूर्त से मूर्त की ओर यानी कि जो चीज़ें उसने देखा नहीं है उससे जोड़ करके जो चीज़ उसने देखा है उस की ओर आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। इसका मतलब ये हुआ, देखिए जो चीज़ उसने देखा है, जो मूर्त है, वो उसके परिवेश का हिस्सा है। तो प्राथमिक स्तर के बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है उसके परिवेश से जोड़ करके दी जाती है। तो यानी आपका यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए मूर्त से अमूर्त की ओर, ना कि अमूर्त से मूर्त की ओर, चूंकि ये इसका विरोधाभास है, इस वजह से ये आपका विकल्प नहीं होगा। तीसरा देखिए, विविध सामग्रियों का प्रावधान करना। जितनी ज़्यादा सामग्रियों का आप इस्तेमाल करेंगे उतना ही छात्र का जो अधिगम होगा वो अर्थपूर्ण होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा उसकी इंद्रियां एक्टिव होंगी, जैसे कि विजुअल इफेक्ट कोई दिखाया जाए तो उसकी आँख, चक्षु इंद्रिय जो है वो एक्टिव होगी, और साथ ही साथ अगर उसमें ऑडियो भी है तो उस हिसाब से उसका जो कान है
वो भी इंद्रिय एक्टिव होगी। तो जितनी ज़्यादा इंद्रियां एक्टिव होती हैं किसी अधिगम के दौरान, उतना ही अधिगम अर्थपूर्ण होता है। तो चूंकि ये बिल्कुल पॉजिटिव था, इस वजह से आपका उत्तर होगा। अब चौथा विकल्प दिया गया है कहानी और उपख्यानों का इस्तेमाल। कहानी तो आप जानते हैं, उपख्यान को अंग्रेजी में एनेक्डोट कहते हैं। आपने एनेक्डोटल रिकॉर्ड सुना होगा, उसी से एनेक्डोट वर्ड आया हुआ है। एनेक्डोट का मतलब क्या हुआ? जैसे बच्चे का जो व्यवहारिक परिवर्तन होता है वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड में स्टोर किया जाता है या फिर सेव किया जाता है, लिखा जाता है। और बच्चे की जो शैक्षणिक प्रगति है वो बच्चे के लिए जो प्रोफाइल होता है, पोर्टफोलियो होता है, उसमें मेंशन किया जाता है। तो उपख्यान कहने का मतलब कि बच्चे का व्यवहारिक परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है कक्षा दर कक्षा, इसका इस्तेमाल करना और कहानी का इस्तेमाल करना, ये प्रभावकारी होगा प्राथमिक स्तर में। तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है, आपका उत्तर होगा। तो अब देखिए 1, 3 और 4 दिए गए विकल्प में देखिए 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक प्राथमिक शिक्षिका अपने छात्रों को सभी जानकारियों को कम से कम 5 बार अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहती है। शिक्षण की यह विधि कैसी है? देखिए बार बार उसको लिखने के लिए कहा जा रहा है, यानी कि उसे रटा जाएगा वो चीज़ें, यंत्रवत मशीन की तरह उससे व्यवहार कराया जा रहा है कि जो कुछ भी आप जानते हो उसको कॉपी में लिखिए, वो भी 5 बार। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये एक तो बच्चे के लिए नीरस हो जाएगा, बिल्कुल बच्चा उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा, क्योंकि आप उसको वही चीज़ बार बार लिखने के लिए दे रहे हैं, उसमें उसका उत्सुकता नहीं है। तो एक तो उसका अधिगम अर्थपूर्ण नहीं होगा, ठीक है। अब तीसरा विकल्प देखिए, प्रभावकारी नहीं है। क्यों प्रभावकारी नहीं है? क्योंकि केवल पूर्वाभ्यास करना अर्थपूर्ण अधिगम की उपयुक्त तकनीक नहीं है। ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है। आप बच्चे को मशीन बना रहे हैं, ना कि उनको लर्नर बना रहे हैं, तो इस वजह से ये प्रभावकारी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही टीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी योजना समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली है? पहला देखिए कलन विधि बताया गया। कलन को अंग्रेजी में एल्गोरिदम बोलते हैं। एल्गोरिदम क्या होता है? तो ये किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप जो चरण होते हैं उनको मेंशन किया जाता है। तो ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रॉब्लम को तभी सॉल्व कर पाएंगे, समस्या का समाधान तभी निकल पाएंगे जब उसको चरणबद्ध चरण आगे बढ़ेंगे उस प्रक्रिया को समझते हुए। तो पहला पॉजिटिव है। दूसरा देखिए अन्वेषण। अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना। तो जब किसी चीज़ की आप खोज करेंगे, मतलब कोई समस्या आया और उस समस्या के बारे में अन्य जानकारियां जुटाएंगे और कुछ नई चीज़ें खोजेंगे, तभी आप समस्या का समाधान कर पाएंगे। तो ये भी पॉजिटिव था, आपका उत्तर होगा। तीसरा देखिए, बिना बोध के प्रयत्न त्रुटि दोहराओ। यहाँ पर बोध नहीं हो रहा, बच्चे को कुछ ज्ञान नहीं हो रहा, लेकिन बार बार वो प्रयत्न कर रहा है और गलती कर रहा है। बिना बोध हुए फिर प्रयत्न कर रहा है, फिर गलती कर रहा है, तो इसमें वो कुछ नया सीख थोड़ी रहा है, वो समस्या का समाधान थोड़ी कर पाएगा, क्योंकि उसे कुछ ज्ञान ही नहीं हो रहा है। तो ये विकल्प निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, प्रकार्यात्मक आबाध्यता। आबाध्यता को अंग्रेजी में फिक्स्डनेस बोला जाता है, यानी कि आप फिक्स हो गए हैं कि इसी विधि के माध्यम से आप समस्या को सॉल्व करेंगे। तो ये भी निगेटिव है, क्योंकि समस्या जरूरी नहीं है कि आप एक ही विधि से सॉल्व करें, कई विधियां उसकी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये चूंकि एक तरीके से संकुचित था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। तो दिए गए ऑप्शंस में देखिए पहला और दूसरा सही होगा। ऑप्शन 2 विकल्प 2, 1 और 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों हम लोग पेपर के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। अभी तक का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। इस पेपर का अंतिम प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों के सीखने में उनके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता है? ध्यान दीजिएगा, कौन सा उपयोग नहीं करता, वहीं आपका उत्तर होगा। चौथा विकल्प देखिए, संकल्पना मानचित्रण। संकल्पना मानचित्रण का मतलब ये हुआ कि पहले से बच्चे के माइंड में कोई अगर थिंकिंग है, कोई विचार है और कोई नया प्रॉब्लम आ गया, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले से जो उसके माइंड में विचार था उससे जोड़ करके, उससे को रिलेट करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो चूंकि पहले से उसके माइंड में संकल्पना था और ये उसका पूर्व ज्ञान हो गया, तो यहाँ पर पूर्व ज्ञान का यूज हो रहा है, इस वजह से ये आपका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है कि किसमें उपयोग नहीं होगा पूर्व ज्ञान, ठीक है। तीसरा विकल्प देखिए दिया गया है स्कीमा सक्रियता। स्कीमा का मतलब समझ लीजिए कि बच्चे के माइंड में जो कुछ भी सेव होती है वो कि एक फाइल के रूप में सेव होता जाता है। जैसे कि अगर वो उसने जानवर देखा तो उसके माइंड में पहले से जानवर का एक स्कीमा फोल्डर बना होगा, जिसमें पहले से उसने देखा होगा कि ये जानवर है, तो वो चीज़ें उसके इमेज में पहले से सेव होंगी। और जैसे ही वो उस जानवर को फिर से देखेगा तो उसके स्कीमा से वो कंपेरिजन होकर के वो जान जाता है कि ये पर्टिकुलर ये जानवर है, ठीक है। तो किसी भी इंफॉर्मेशन को सेव करने से पहले वो कैटेगराइज करता है कि ये जानवर है या फिर पहनने की वस्तु यानी कपड़ा है या फिर खाने की वस्तु यानी कि भोजन है। तो इन्फॉर्मेशन सेव करने से पहले कैटेगराइज करके उसको अलग अलग फोल्डर्स में रखता है, इसी फोल्डर को स्कीमा कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर स्कीमा यानी जो फोल्डर है
वो उसमें पहले से इन्फॉर्मेशन सेव था और पहले से इन्फॉर्मेशन को चेक करके वो जान जाता है कि ये वस्तु के बारे में वो जानता है या नहीं, यानी कि पहले से जो इन्फॉर्मेशन सेव है वो उसका पूर्व ज्ञान हो गया, और पूर्व ज्ञान का प्रयोग स्कीमा सक्रियता में होता है, इस वजह से ये आपका उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा देखिए, विचारावेश को अंग्रेजी में ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं, यानी कि मानसिक उद्वेलन। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप माइंड में जो कुछ भी संक्रियाएं आपकी होती हैं, जो आपका माइंड उद्वेलित होता है, उसी को विचारावेश कहते हैं। यानी कि अब देखिए, प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें आपका पूर्व ज्ञान भी शामिल है, क्योंकि बिना पूर्व ज्ञान के आप उन चीज़ों को कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, उन चीज़ों को कोरिलेट नहीं कर पाएंगे। तो ये भी आपका विकल्प गलत हो गया, क्योंकि इसमें पूर्व ज्ञान आ रहा है। लेकिन अगर बात करें रटने की, तो रटने में कोई भी पूर्व ज्ञान नहीं होता है। आप देखेंगे कोई नया एक पैराग्राफ है, एक लाइन है, तो बच्चा उसको तुरंत रट लेता है। क्या उसमें उसके पहले के ज्ञान की आवश्यकता है? बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो चूंकि इसमें पूर्व ज्ञान की आवश्यकता नहीं थी, इस वजह से यही आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों, यहाँ पर पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही सीटेट दिसंबर 2021 के सभी शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।